Welcome dear students, my name is Amna. I'm a fourth year veterinary student, and in this video I am going to talk about the rules for successful rearing of lambs and the kids. Being a veterinary and veterinary student, तो उनकी ज़िंदगी के पहला जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है कि एनिमल की वेलफेयर, एनिमल की हेल्थ, वो चाहे छोटे से एनिमल हो, स्मॉल एनिमल्स हो या लार्ज एनिमल्स हो, देयर हेल्थ इज़ द शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर देम। तो उसके लिए कुछ रूल्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को अपनाना पड़ता है उनकी बेहतर परवरिश के लिए। रेयरिंग कहते हैं परवरिश को या उनको पालने को। तो यंग वन ऑफ द शीप या यंग वन ऑफ द गोट, उन दोनों के जो यंग वंस होते हैं किस तरह से उनको बेहतर तरीके से नशोनुमा दी जाए ताकि हमारे फ्यूचर के अंदर वो हमें फ़ायदा दे सकें, दोनों को, ह्यूमंस को भी और ख़ुद की लाइफ को भी। क्योंकि एनिमल की वेलफेयर, उनकी भी कुछ रूल्स होते हैं, उनके भी राइट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो देयर आर एनिमल राइट्स एज वेल, राइट। तो हम पहले कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स जो स्मॉल रुमिनेंट्स है ना, ठीक है, स्मॉल रुमिनेंट्स, ये मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, प्लूरीपेरस होते हैं, प्लूरीपेरस। इसका मतलब ये है कि जब भी ये पार्चुरेट करते हैं ना तो मल्टीपल बर्थ देते हैं, ठीक है। पार्चुरेट जब करते हैं तो मल्टीपल बर्थ होते हैं। तो एक अगर शीप है, ठीक है, या लैम्ब है, तो इव है, ठीक है, फीमेल ऑफ द शीप को कहते हैं हम इव, ठीक है। तो जब ये इव पार्चुरेट करती है तो मल्टीपल लैम्ब्स को बर्थ देती है, एक लैम्ब नहीं होता। इसी तरीके से फीमेल ऑफ गोट को कहते हैं डॉय। तो जब वो डोए पार्चुरेट करती है तो मल्टीपल किड्स को जन्म देती है, बर्थ देती है। तो हमारे फार्म के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास मल्टीपल बर्थ्स होती हैं और उसके रहने के लिए जगह, क्योंकि एक डोए के अंदर ऊपर अगर इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा ना तो वो आगे अपनी नस्ल को नहीं चला सकेगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो नहीं काम आ सकेगी और हमारे पास वो वीक पड़ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ आर्टिफिशियली, कुछ जो लैम्स हैं या किड्स हैं उसको ले जाकर हमें आर्टिफिशियली भी ग्रो करवाना पड़ता है, राइट। तो इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि हमें कुछ किड्स को आर्टिफिशियली जो है ग्रो करवाना पड़ता है, रेयर करवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज है लैम्बिंग और किडिंग की फार्म के अंदर ज़्यादा है। एक तरीके से ये प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात भी है, मगर दूसरे तरीके से हमें उसकी परवरिश करनी है, ज़ाहिर है, छोड़ तो नहीं देना ना। तो इसलिए इव्स एंड डोज एबल टू रेज ट्रिपलेट्स एंड क्वार्ट्स, या तो हम 4 जो लैम्स हैं या किड्स हैं उनके साथ रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो अगर उससे ज़्यादा हैं, लार्ज लिटर साइज़ है, उससे ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको रिमूव करना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इट इज़ अ वाइज प्रैक्टिस, राइट। मगर अगर हमने उसको रिमूव कर भी लिया है तो हमारे लिए मैनेजमेंट का, हेल्थ केयर का, न्यूट्रिशन का ये बर्डन होता है, क्योंकि मैनेज करना है हमें, वो फ्रीडम जो है जो एनिमल्स के हैं ये प्रोवाइड करने हैं, जो राइट्स हैं एनिमल्स के, न्यूट्रिशन ऑल द टाइम, जितना खाती है एनिमल उसको प्रोवाइड करना है, तो ये हमें प्रोवाइड करना है। अच्छा, हमारा एम क्या होना चाहिए जब हम ये हमारे फार्म के अंदर एक इव है या डॉय है, ठीक है, एक उन्होंने मल्टीपल बर्थ दिए हैं और उनके एनिमल्स ज़्यादा हैं, जितना बर्डन वो परफॉर्म भी नहीं कर सकती, मतलब सह भी नहीं सकती, तो हमें क्या करना है, कुछ लैम्स को और किड्स को अलग करना है। मगर हमारा अचीव क्या होना चाहिए, टारगेट, कि उनकी 6 वीक्स के अंदर अगर हम अलग भी कर दें ना तो 6 वीक्स के अंदर हमने उसकी अच्छी सी परवरिश करनी है ताकि ग्रोथ रेट उनका ज़्यादा हो सके और वो पास्चर पर आ सके, राइट। अच्छा, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दीज मेन रूल्स और प्रिंसिपल्स। तो पहला तो ये है कि हमें डिसाइड करना है आफ्टर द बर्थ, ठीक है, 2 से 4 घंटे के अंदर ही डिसाइड करना है कि कौन सा लैम्ब, कौन सा किड हमें रिमूव करना है और कौन सा किड और लैम्ब हमें उसी फार्म के अंदर उस एनिमल के साथ, उस इव और डॉय के साथ रखना है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ एनिमल अगर वीकर नज़र आ रहे हैं और छोटे से हैं और उनको हमने प्रेफर करना है कि आर्टिफिशियल रेयरिंग पर ही रखें, क्योंकि बहुत वीक होते हैं। जब वो ग्रुप के अंदर रहेंगे ना तो ग्रुप के अंदर एक तो वो न्यूट्रिशन के लिए फाइट भी नहीं कर सकेंगे और ये स्ट्रेस का शिकार भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस, उनको अलग से रखेंगे तो इतना स्ट्रेस नहीं होगा, मगर अगर साथ में रहते हैं ग्रुप के अंदर तो ये स्ट्रेस का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये स्मॉलर होते हैं, वीकर होते हैं, लड़ भी नहीं सकते। दूसरी बात कि ये तो हमें पॉइंट नोट करना है कि उन एनिमल को अलग करना है बेसिकली, और उन एनिमल को क्लीन, ड्राई, वेल वेंटिलेटेड, ड्रॉट फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। अच्छा, आफ्टर द बर्थ 12 आवर के अंदर अंदर, विद इन 12 आवर्स, बेहतर है कि 12 आवर्स से भी पहले पहले ही जो है विद इन 6 आवर्स
कोलेस्ट्रम उनको प्रोवाइड किया जाए। इट इज़ फुल ऑफ द एंटीबॉडीज़। जो मदर फाइट कर रही होती है ना कुछ बैक्टीरिया से, एंटी फंजाई से या वायरसेस से, तो सारी की सारी एंटीबॉडीज़ जो है ना इम्यून सिस्टम की, वो उसके अंदर होती है। तो इम्यून पावरफुल हो जाता है इसकी मदद से। अदरवाइज़ अगर कोलेस्ट्रम एनिमल को नहीं दिया जाता तो वो क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी सप्रेस रहती है और थ्रू आउट द लाइफ होती है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन एनिमल को कोलेस्ट्रम नहीं दिया गया, 1 दिन बाद 2 दिन बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। मॉर्टेलिटी बहुत हाई होता है क्योंकि उनके अंदर स्कोर की बीमारी, डायरिया की बीमारी ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा है मिल्क रिप्लेसर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं, एनिमल जो है अपनी मदर से भी दूर है, तो हमें ज़ाहिर है मिल्क तो देना है क्योंकि लिक्विड फीड प्रोवाइड करनी है, क्योंकि इनका ह्यूमन डेवलप नहीं है। तो इस वजह से इनको रिप्लेसर करते हैं मिल्क का, वो जगह, वो सब्सटीट्यूट जो कि वो मिल्क नहीं है मगर आर्टिफिशियली हमने बनाया हुआ है, लैब्स के अंदर हमने ख़रीदा है और बनाया है और हमने प्रोवाइड करना है। जो मिल्क रिप्लेसर है शुरू में तो ठंडा गर्म होता है, गर्म करते हैं पानी को, मिल्क रिप्लेसर डालते हैं, मगर उसको फिर ठंडा करना चाहिए ताकि अगर गरम गरम देते हैं ना मिल्क तो स्कोर की बीमारी, डायरिया की बीमारी करवा सकता है एनिमल के अंदर। तो कोशिश करनी चाहिए जो मिल्क रिप्लेसर है वो कोल्ड दिया जाए। और जो रफेजेस अगर हम दी जा रही हैं आफ्टर द मिल्क रिप्लेसर, कुछ हफ्ते के बाद एनिमल खुद चाहते हैं कि वो सॉलिड फीड के अंदर आए, तो वो रफेजेस खाते हैं बहुत शौक से। तो वो उनकी जो क्वालिटी है ना, इट मस्ट बी द गुड। वाटर प्लेंटी होना चाहिए और क्लीन ड्राई वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, जो ग्रेन्स है ना, ग्रेन कंजम्पशन जब 250 से 300 ग्राम हो जाए, क्योंकि एनिमल जो है आस्ता आस्ता चेंजिंग की तरफ आता है। तो जब हम एनिमल को मिल्क देते हैं तो मिल्क पर आ जाते हैं, तो मिल्क के साथ साथ हमें ग्रेन भी देने हैं। तो जब इनकी कंजप्शन रेट इतनी हो जाए ना 250 से 300 ग्राम तक, तो हमने क्या करना है, मिल्क ख़त्म कर देना है, मिल्क रिप्लेसर को ख़त्म कर देना है, सिर्फ ग्रेन्स प्रोवाइड करने हैं। हेल्थ केयर का अच्छा केयर करना चाहिए, जो वैक्सीन्स हैं वो टाइमली प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम मोर्टेलिटी रेट से बच सकें और मॉर्बिडिटी रेट भी कम हो सके, राइट। और जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं ना, जैसे कि फीडर्स यूज़ हो रहे हैं, जगह यूज़ हो रही है, वाटर ट्रफ्स यूज़ हो रहे हैं, तो इन जगहों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, इन इक्विपमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए। तो ये शेल्टर्स हैं या पैडॉक्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, शेल्टर मतलब रहने वाली जगह, और पैडॉक का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे कि कहते हैं इसको ग्रीनरी हो, या हमारे पास कहते हैं खुला माहौल जिसको कहते हैं ना, जहाँ पे ग्रीनरी के साथ एनिमल्स रह रहे होते हैं, तो उसको पैडॉक्स कहा जाता है। ये वाली जगह पैडॉक्स कहलाती हैं, राइट। तो ये शेल्टर्स कहलाते हैं जो कि एनिमल के स्मॉल से शेल्टर्स हैं जिसके अंदर ये एनिमल्स रहते हैं, राइट। तो शेल्टर एंड पैडॉक्स मस्ट बी क्लीन, ड्राई, और इनके अंदर ड्रॉट फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो शेल्टर को बहुत अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए। अगर कोल्ड हो, मतलब बाहर अगर कोल्ड है, तो शेल्टर के अंदर हीट प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स होने चाहिए जो कि शेल्टर के अंदर जो है, जैसे कि हीटर्स होते हैं, पिगलेट हीटर्स हैं, ये प्रोवाइड होने चाहिए शेल्टर के अंदर, ताकि जो एनिमल्स हैं वो कोल्ड से भी बच सकें। और स्ट्रेस के अंदर अगर एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वो अभी भी पैदा हुए होते हैं तो स्ट्रेस के अंदर होते हैं, तो स्ट्रेस के अंदर कोल्ड इन्वायरमेंट अफेक्ट द मोस्टली अफेक्ट करता है और डिजीज़ की तरफ लेकर जाता है। तो इसमें एनिमल को हीट प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर हीट बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट के अंदर, तो शेल्टर मस्ट बी इन अ कोल्ड सिचुएशन, और कोल्ड जगह पर बना हो, या उसके अंदर ऐसे कोई मैकेनिज़्म हो जहाँ से ह्यूमिडिटी रेट बहुत कम हो और इन्वायरमेंट के अंदर वाइंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फीडिंग। क्योंकि एनिमल नए नए बर्थ हुए हैं उनकी, तो क्योंकि हमें आर्टिफिशियल रेयर करना है, तो आर्टिफिशियल रेयरिंग के अंदर या तो बॉटल फीडिंग होती है, हमने बॉटल लेनी है, मिल्क रिप्लेसर बनाना है, मिल्क रिप्लेसर डालना है और एनिमल को पिलाना है। तो दिस इज़ वन इज़ अ बॉटल फीडिंग। इसके नुकसानात ये है कि हर एनिमल को अलग अलग से देना पड़ता है और इसके लिए लेबर इंटेंसिव ये वर्क है, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, राइट। दूसरे होते हैं सेल्फ फीडर, जिसके अंदर एनिमल खुद ही उसको ट्रेन करना पड़ता है और खुद ही जो है एनिमल्स अपनी नेक को ऊपर करके, हेड को ऊपर करके खुद ही जो है वो फीडर्स के ज़रिए से अपने आप को फीड करवा लेते हैं, सेल्फ फीडर्स इट्स नोन एज। मगर इसमें भी एक होता है कि ट्रेनिंग होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि लेबर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एनिमल खुद भी जो है ग्रुप के अंदर भी इसको अंदर हम फीड करवा सकते हैं, राइट। दूसरा ये है कि हमारे पास फीडिंग रफेजेस है, चाफ है, स्ट्रॉ है, साइलेज है, ये 1 वीक के बाद, ठीक है, ये स्टार्ट कर देना ये रफेजेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दे मस्ट बी पैलेटेबल का मतलब होता है कि एनिमल उसको खा सके, उसके लिए जायकेदार हो और उसको चाह हो कि वो ये चीज़ें खाए, ठीक है।
नाउ वाटर, क्योंकि वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी लाइफ, तो इट मस्ट बी फ्रेश एंड इट मस्ट बी क्लीन। जनरल मैनेजमेंट टिप्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रम प्रोविज़न आती है। कोलेस्ट्रम बहुत ही ज़रूरी है एनिमल की लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम डिस्टेंस करवा रहे हैं ना लैम्प को, तो उसको लैम्प को इतना दूर देना चाहिए ताकि वो इव्स की हेयरिंग से और साइड से बहुत दूर जा सके, उसको नज़र भी ना आए, क्योंकि फिर इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, कि आवाज़ से भी और साइड से इमोशनल अटैचमेंट होती है। जब वो इमोशनल अटैचमेंट होती है तो स्ट्रेस दोनों की साइड पे क्रिएट होता है, तो इस वजह से उनकी हेयरिंग और साइड से जो है ना मतलब बहुत दूर होना चाहिए। दूसरा जो एरिया हो ना वो वार्म भी हो, ठीक है, और ड्राई भी हो, ड्राफ्ट हो। गुड मिल्क रिप्लेसर देना चाहिए, इसके अंदर 30% फेट और 24% प्रोटीन्स होनी चाहिए। मिल्क रिप्लेसर कोल्ड देना चाहिए। पहले तो हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर के अंदर फिर जो मिल्क रिप्लेसर है ना हमारे पास मौजूद होता है, जैसे कि बच्चों के लिए हमारे पास ड्राई मिल्क होता है ना, तो इसी तरीके से मिल्क रिप्लेसर भी पहले ड्राई सूरत के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, हमारे पास ड्राई मिल्क होता है। तो उसको वाटर के अंदर रखते हैं हम, और वाटर गर्म होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हिलाते हैं और उसके बाद कोल्ड करवाने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। जब कोल्ड होता है तो हम बेसिकली टेम्परेचर हमारे पास होता है तो उसको चेक करते हैं, थर्मामीटर की मदद से चेक करते हैं। तो जब मतलब काबिल हो जाता है कि हम दे सकते हैं, तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, राइट। और इसके अलावा मिल्क के अंदर हम फॉर्मल्डिहाइड भी देते हैं ताकि जो है ना हम बैक्टीरियल कंटामिनेशन से बच सकें, और नॉट प्लेस यंग लैम्स विद द ओल्डर। अगर जो लैम्स हैं वो ओल्डर यंग हैं तो उनको जो है ओल्डर लैम्प्स के साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि स्ट्रेस क्रिएट होता है यहाँ पर भी। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिसको आयरन, डेक्स्ट्रान, विटामिन ए, डी, सेलेनियम एंड विटामिन ई। कोलेस्ट्रम परफेरिजन की टाइप सी एंड डी बहुत ख़तरनाक होती है, जो कि यंग एनिमल्स पर असरअंदाज करती है। अच्छा, इसके बाद क्री फीडिंग का भी जो है ध्यान रखना चाहिए, फ्रेश वाटर का।